ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और हम लोग इकोनॉमिक्स में लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था, बजट। बजट पूरा समझ में आ गया था। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। क्या आप इसके बारे में पढ़ेंगे? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हिंदी में इसको कहते हैं, पब्लिक मतलब लोक और फाइनेंस मतलब राजस्व। ठीक है, लोक राजस्व, लोक राजस्व। ठीक है, लोक राजस्व। अब देख, पब्लिक फाइनेंस को सेम उसी तरीके से समझना जैसे तेरे घर का फाइनेंस होता है। जब हम बात करते हैं कि अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, यानी कि हम किस बारे में बात करते हैं, तुम्हारे घर में इनकम कितना होता है और खर्चा कितना हो जाता है ना? तुम्हारे घर में इनकम कितना होता है, खर्चा कितना हो जाता है। तो यहाँ जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक मतलब कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग से क्या है? GOVERNMENT रहता है ना, गवर, एन आता है, गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। अब वैसे ही हम समझेंगे कि भाई गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है, ठीक है, और गवर्नमेंट की खर्चा कहाँ कहाँ होती है। तो देख, जब हम इनकम और खर्चे की बात करेंगे, यानी गवर्नमेंट का इनकम, पब्लिक का इनकम। ठीक है, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनेंस में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट इनकम यानी पब्लिक इनकम। फाइनेंस के दो सोर्सेस, एक को हम कहते हैं पब्लिक इनकम। ठीक है, इनकम। अब देख, कभी कभी इनकम को रिसीट कहा जाता है, रिसीट। ठीक है, रिसीट, रिसीट। ठीक है, तो मैं रिसीट ना लिख करके इनकम ही लिखूंगा, वो ज्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनकम को कई बार रिसीट के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में? ओके, तो पहला तो हो गया गवर्नमेंट के पास आने वाला पैसा, और दूसरा रास्ता हम लोग क्या करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट का खर्चा यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक का खर्चा कितना है, यानी गवर्नमेंट का खर्चा कितना है। ठीक है, ओके। अब देख, इनकम हमारे जैसे घर की बात करें तो हमारे घर में इनकम कई रास्तों से आता है? मम्मी काम करती होंगी, भाई काम करता होगा, बहन काम करती होगी, सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग पैसा मिल करके घर में आता है। और फिर वैसे ही खर्चा भी अलग अलग जगह होता है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज दाल चावल दूध, ठीक है, गेहूं सब्जी ये सब लाना है। या फिर कभी कभी हो जाता है कि घर में कोई फेस्टिवल, मतलब कि कोई फेस्टिवल आ गया, या घर में कोई फंक्शन पड़ गई, शादी हो गया, बर्थडे आ गया, है ना? तो खर्चा भी अलग अलग तरीके से होता है और इनकम भी अलग अलग तरीके से आता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट के इनकम के दो रास्ते हैं, एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम और एक को कहते हैं कैपिटल इनकम। ठीक है, देख, एक रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, और दूसरा होता है कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। ठीक है, कैपिटल इनकम। और वैसे जो खर्चा है, खर्चा भी दो जगह होता है, खर्चा भी दो जगह होता है। एक खर्चे को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। और दूसरे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, इनकम के कितने रास्ते? दो, रेवेन्यू और कैपिटल। और खर्चा भी कहाँ कहाँ होता है? दो जगह, रेवेन्यू और कैपिटल में, रेवेन्यू और कैपिटल में। ना समझ में आया? ओके, देख, पब्लिक इनकम को हिंदी में कहते हैं लोक राजस्व, मतलब कि लोक आय या सार्वजनिक आय। ठीक है, पब्लिक मतलब यहाँ सार्वजनिक आय। और
यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा, सार्वजनिक खर्चा। ठीक है, सार्वजनिक खर्चा। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक खर्चा, सार्वजनिक खर्चा। ठीक है, सार्वजनिक खर्चा। उसी तरीके से पब्लिक इनकम मतलब सार्वजनिक आय। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है कि हिंदी में अगर हम बात करें, रेवेन्यू मतलब राजस्व, इनकम मतलब आय, राजस्व आय, राजस्व आय। ठीक है, राजस्व आय। और कैपिटल मतलब पूंजीगत, पूंजीगत आय, आय। ठीक है, उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंस यानी राजस्व खर्चा, कैपिटल एक्सपेंस राजस्व, पूंजीगत खर्चा। बात समझ में? तो इनकम के कितने सोर्स, दो, और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, दो जगहों पर। इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग एक एक को आराम से समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि पब्लिक इनकम में जो ये रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। यानी रेवेन्यू इनकम में पैसा कहाँ से आता है, कैपिटल इनकम में कहाँ से पैसा आएगा। बात समझ में आ रही? ओके, तो हम यहाँ समझते हैं पहली चीज, पब्लिक इनकम। पब्लिक इनकम, देख, पब्लिक इनकम में जैसे मैंने बताया दो रास्ते हैं। एक एक क्या कहेंगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, और दूसरा कैपिटल इनकम, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इनकम। तो देख, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब रोजमर्रा का जो खर्चा होता होगा, जैसे घर में रोज भाजी आती है, वहाँ खर्चा होता है, दूध आता है, खर्चा होता है। ठीक है, फिर दाल चावल गेहूं खत्म हो जाता है तो वो आता है, खर्चा होता है। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला खर्चा। अरे यहाँ मैं खर्चे की बात बता रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, इनकम सॉरी, मतलब कि जो इनकम होता होगा कहाँ कहाँ से, लाइक कि माने कोई कैटरिंग चालू कर दिया है, ठीक है, वहां से कुछ पैसे आ रहे हैं। ठीक है, भाई कोई बिजनेस कर रहा है, वहां से कुछ पैसे आ रहे हैं। तो समझते हैं कि ये रेवेन्यू में पैसा आता कहाँ कहाँ से है सरकार को। ठीक है, कहाँ से आने वाले पैसे को हम लोग रेवेन्यू इनकम में रखेंगे। ठीक है, देख, पहले तो ये समझ कि रेवेन्यू इनकम में उस पैसों को रखते हैं जिस पैसों को गवर्नमेंट कभी जनता को वापस लौटाती नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट उस पैसे को जनता को लौटाती नहीं है, यानी गवर्नमेंट नॉट लायबल, लायबल टू सिटीजन्स, सिटीजन्स। लायबल मतलब रिटर्न, रिटर्न नहीं करती है सिटीजन्स को। जैसे हम रेलवे में जाते हैं, रेलवे में सफर करते हैं, रेलवे का टिकट लेते हैं, क्या उस टिकट का पैसा हमें वापस आता है? एग्जाम्पल में रेलवे, ठीक है, रेलवे, रेलवे में लेने वाला जो रेलवे से जो गवर्नमेंट को कमाई हुई, वो पैसा क्या गवर्नमेंट हमें वापस देती है? नहीं। यानी कि ऐसा हर चीज जहां से गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें कुछ दे करके, जैसे टिकट है, टिकट के बदले हमें सर्विस दिया जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे को रख लेती है, वो पैसा किस में आएगा? रेवेन्यू इनकम में आएगा। ठीक है, अब मान ले कि गवर्नमेंट की कोई चीज है, गवर्नमेंट की कोई चीज है और गवर्नमेंट उस चीज को बेच देता है। जैसे एयर इंडिया था, एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेचा, तो उससे मिलने वाले पैसे को क्या जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? नहीं। तो यानी जब गवर्नमेंट अपनी संपत्ति को बेच देता है, तो मैंने बजट में पढ़ाया था, उसे हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा भी रेवेन्यू इनकम में रखा जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर हुआ? वैसे ही सरकार बड़े बड़े बैंकों से लोन लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया,
तो उस वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लिए गए लोन को क्या जनता में बांटा जाता है? नहीं। तो लोन भी किस में आ जाएगा? रेवेन्यू इनकम में। लोन भी रेवेन्यू इनकम में। हम लोग जो टैक्स भरते हैं, क्या वो टैक्स का पैसा हमें वापस आता है? नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि टैक्स 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 का पैसा क्या हो गया? रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। अब गवर्नमेंट की कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कंपनी कुछ बेचती है, जैसे ओएनजीसी। ओएनजीसी तेल बेचती है, तो ओएनजीसी को फायदा होता होगा, तो ओएनजीसी के फायदे से जो पैसा आता है, क्या वो जनता में बांटा जाता है? नहीं। यानी कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट किसमें आएगा? रेवेन्यू इनकम में आएगा। रेवेन्यू इनकम में आएगा। इतना ठीक है। अब समझते हैं कैपिटल इनकम में। कैपिटल इनकम में उस पैसे को रखते हैं जो गवर्नमेंट जनता को देने के लिए बाध्य होती है, यानी कभी न कभी जनता को वो पैसा वापस देना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट लायबल टू सिटीजन। ठीक है, सिटीजन। जैसे बैंकों में रखा पैसा, बैंकों में रखा पैसा, बैंक। ठीक है, अगर तू एसबीआई में अपना खाता खुलवाई है, उसमें तू 1000, 2000, 10,000, 5,000 जितना भी रखना है रख। ठीक है, लेकिन वो पैसा जब चाहे तू निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है? निकाल सकती हूँ। तो ठीक है, बैंक में जितना भी पैसा रहेगा, देख जितने भी बैंक है वो सब के सब आते हैं आरबीआई के अंडर, आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो यानी भारत में जितने भी बैंक होंगे, उन बैंकों में जो पैसा रखा होगा वो जनता का है, और वो पैसा वापस जनता को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि जनता एक ही बार में पूरा पैसा ना निकाल ले, एक ही बार में पूरा पैसा ना निकाल ले, कई सारे चार्जेस लगा देती है कि अगर एटीएम से तुम महीने में 5 बार से अधिक निकालोगे तो चार्जेस कटेगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसीलिए जैसे कि गवर्नमेंट बहुत दिमाग से खेल खेलती है, पैसा हमारा ही है, हम ही निकालेंगे तो उस पर भी चार्जेस कटने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैसा अधिक समय तक बैंक में रहे और गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल कर सके। बात समझ में? ओके, ऐसे ही हो गया अगर हम एलआईसी की बात करें। एलआईसी, एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना? तो एलआईसी में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो कभी न कभी हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। एलआईसी भी गवर्नमेंट की, तो एलआईसी से आने गवर्नमेंट को जो इनकम होता है वो पैसा किस में रखा जाएगा? कैपिटल इनकम में। वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, वो गवर्नमेंट ने उस बोला कि इस कंपनी का मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं, मतलब शेयर के रूप में, कि जनता खरीद ले। तो जनता जब उस शेयर को खरीदेगी तो उसे एक पेपर मिलेगा खाली कि ठीक है ये गवर्नमेंट का है, और 10 तुम अपना पैसा लगाओ, 10 साल के बाद इस पैसे को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पैसा 10 साल बाद यानी हमें मिलेगा वापस से। ठीक है, तो उस पैसे को किस में रखेंगे हम लोग? कैपिटल इनकम में। बात समझ में आई? पब्लिक यानी गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आता है? रेवेन्यू और कैपिटल, ये दो जगह है जहां जहां से पैसे आते हैं। रेवेन्यू में हम किस पैसे को रखते हैं? रेलवे वैसा पैसा जो रिटर्न नहीं करना है। और कैपिटल में किस पैसे को रखेंगे? जो कभी न कभी गवर्नमेंट रिटर्न करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट रिटर्न करेगी। बता, रेलवे से तूने टिकट, रेलवे से तूने खरीदा टिकट, रेलवे से तूने खरीदा टिकट, क्या ये पैसा गवर्नमेंट वापस देगी? नहीं। ठीक है, एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने कर दिया नीलाम, मतलब कि उसको बेच दिया। एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में बेच दिया। तो क्या इससे इस पैसे को जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? नहीं। यानी ये क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से ओएनजीसी का प्रॉफिट किसमें आएगा? रेवेन्यू इनकम में। वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन, रेवेन्यू इनकम में। बात समझ में आई? और वैसे ही इधर इधर कैपिटल इनकम में एलआईसी हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? कैपिटल इनकम में। कितना समझ में आ गया रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं खर्चे के बारे में कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है। ओके, पब्लिक इनकम समझ में आ गया ना। ओके, अब समझते हैं हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। देख, गवर्नमेंट के खर्चे भी दो दो जगह होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस। अब देख, जहां पर छोटा या कम समय के लिए खर्चा हो, ठीक है, हमेशा कुछ न कुछ लगा रहे, ठीक है, जैसे हमारे घर में रोज सब्जी का दूध का खर्चा लगा रहता है, वैसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू खर्चे में रखते हैं। और जब एक ही बार में बड़ा खर्चा लग जाए, जैसे घर में शादी हो गई, एक ही बार में लाख 4 लाख 10 लाख लग जाएगा, कुछ लोगों का तो करोड़ों करोड़ों लग जाता है, हाँ? तो उस खर्चे को हम लोग कैपिटल इन कैपिटल एक्सपेंस में रखेंगे। ठीक है, तो देख, यहाँ दो चीजें याद रखना, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम, और ये लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, एक ही बार में लंबे समय का और लंबा पैसा लग जाता है। ठीक है, देख, शॉर्ट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है कि नहीं देती है? तो सैलरी, एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, सैलरी, सैलरी का खर्चा किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में, सैलरी का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस में। गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों पर सब्सिडी देती है, जैसे चाहे पहले हमको गैस पर मिलता था सब्सिडी, ठीक है, तो हर महीने महीने मिल जाता था। ठीक है, वैसे किसानों को, किसान के जो बैंक होते हैं उसमें 500-500 रुपया आ जाता है, तो वो हो गया। ठीक है, तो सब्सिडी, सब्सिडी वगैरह हो गए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक से लोन ली है, उस लोन का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, उस लोन का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, लोन इंटरेस्ट, ठीक है, लोन इंटरेस्ट भी किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में। हर महीने या हर साल लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। जैसे अगर हम बैंक से लेते हैं 1 लाख रुपया, और बैंक कहती है कि ठीक है, 10% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट लूंगा, यानी हर साल तुमको कितना देना है, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना है ना, 1 लाख का 10%, 10,000, तो हर साल 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना है तुमको, किसके रूप में, ये इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए लेती है, बिलियंस में, वर्ल्ड बैंक से पैसा। तो वर्ल्ड बैंक का वो पैसा एक ही साथ तो नहीं चुक जाता है, तो पहले उसका हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट भी किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट किसी देश को अगर मदद राशि देती है, जैसे कि नेपाल में भूकंप आ गया या श्रीलंका में कोई क्राइसिस आ गया, उस वक्त जो पैसा दिया जाएगा वो एक ही बार में दिया जाएगा ना। जैसे भूकंप आ गया है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो गवर्नमेंट अगर ये घोषित कर दी कि हम लोग 1 लाख करोड़ देंगे, तो 1 लाख करोड़ एक ही बार में दे देगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आ जाओ, फिर थोड़ा सा कल दू, फिर परसों दू, ऐसा नहीं होगा, एक ही बार में ले जाओ, अच्छा खर्चा खत्म। ठीक है, तो एड, गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट एड, जैसे मैं लिख दू नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, गवर्नमेंट एड किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में, रेवेन्यू एक्सपेंस में। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलो, अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंस में। कैपिटल एक्सपेंस में क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में खर्चा लगता है और लंबे समय के लिए। ठीक है, जैसे जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा देश में, ठीक है, एग्जाम्पल में हमें क्या रखना है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। जैसे देश में कोई पुल बनाना हो, ब्रिज, BRIDG, ब्रिज। क्या ब्रिज 1 महीना 2 महीना में बन जाता है? सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, सालों साल लग जाते हैं। तो उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 या 5,000 में ये निपट जाएगा, नहीं, कई हजार करोड़ का सैंक्शन करना पड़ता है ब्रिज वगैरह के लिए, है ना। हाँ, तो ब्रिज, उसके बाद अगर मान लो कि पूरे देश में कई सारी यूनिवर्सिटी बन रही हो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बन रहा हो, तो यूनिवर्सिटी एक दिन में तो बनेगा नहीं, इसमें भी काफी लंबा टाइम जाएगा, लंबा पैसा जाएगा, एक ही बार में सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हुआ, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो। अब हम लोग जब 12th वगैरह में थे तब से ही मेट्रो का काम चालू था। आज हमारा ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी जाकर के पूरी तरीके से मेट्रो चालू नहीं हुई है, अभी थोड़े ही दूर पर भी चालू हुई है मेट्रो। हालांकि काम काफी हद तक हो गया है। तो कितने साल लगे होंगे, तो सोच कितना बड़ा खर्चा लगा होगा इसमें। ये सारा का सारा खर्चा, जब बड़े बड़े काम के लिए बड़ा बड़ा खर्चा जाए तो किसमें जाएगा? कैपिटल में। और याद रखना, कहीं भी कैपिटल आ जाए यानी पूंजी, ठीक है, पूंजीगत आ जाए तो वहां समझना बड़ा खर्चा होने वाला है। बात समझ रही क्या? कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, लॉन्ग टाइम कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हो, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंस समझ में आया? ओके, जैसे बता, यहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंस में आएगा, लॉन्ग टाइम, ठीक है। यूनिवर्सिटी बनाना है, जैसे मान ले मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी कोई और यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उसके लिए जो दिया जाएगा तो भाई वो भी बहुत टाइम लेगा, वो भी खर्चा किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंस में आ जाएगा। हो सके कि ये गवर्नमेंट सैंक्शन करी और आने वाले गवर्नमेंट में आने वाले जो गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आएगी, वो भी उस खर्चे को उठा रही है। अब समझ रहा है क्या? तो इतना बहुत सारा टाइम लग जाता है इसमें। मेट्रो वगैरह का हो गया, ठीक है, इसमें पैसा बहुत हैवी अमाउंट में एक ही बार में लग जाता है, ठीक है। और यहाँ जो रेवेन्यू वाला रहता है, रेवेन्यू में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कई मतलब कंटिन्यू लगा रहता है। जैसे सैलरी हमेशा देना है, सैलरी हमेशा देना है, ठीक है। कभी भी कोई असिस्टेंट हुआ, मतलब कि किसी को अगर देश में लाइक कहीं एरिया में फ्लड आ गया है, या हमारे पड़ोसियों में कहीं फ्लड आ गया है और क्विक आ गया है, तो हम असिस्टेंट देते हैं, तो हमेशा देते ही रहेंगे असिस्टेंट। चलो जब भी आएगा फ्लड व्लड हम दे देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या? हाँ, तो ये सारा का सारा चीज पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ कहाँ होता है, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि देश में घाटा कितना होता है, ठीक है, डेफिसिट। घाटा को क्या कहते हैं? डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट। अब घाटा को हम लोग कहते हैं डेफिसिट। देखते हैं कि डेफिसिट कितना कहाँ कहाँ होता है। डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट मतलब घाटा। अब देख, जैसे हमारे घर में मान लो कि कमाई है 10 रुपए का, खर्चा है 30 रुपए का। कमाई है 10 रुपए का, खर्चा है 30 रुपए का, तो हमें प्रॉफिट होगा कि घाटा होगा? कैसे निकाला? खर्चे में से प्रॉफिट को मतलब कि इनकम को घटा दिया, तो हमें अगर देखते हैं मतलब कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, हमारा जितना कमाई नहीं है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जा रहा है, तो हम तो घाटे में ही चले जाएंगे ना। तो वैसे ही देश में भी होता है, और समझते हैं कि कितने टाइप का ये घाटा होता है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे ये है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के लिए हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस में दो सोर्सेस, एक है पब्लिक इनकम, पब्लिक इनकम, ठीक है, और दूसरा है पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक एक्सपेंस, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंस।
अब हमको पता है कि भाई ये जो पब्लिक इनकम है इसके भी दो रास्ते हैं। एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होता है कैपिटल इनकम। और जो गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक है, ये भी दो जगह होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ है, जो रेवेन्यू से कमाई हुई है, ठीक है, रेवेन्यू से जो कमाई हुई वो 100 रुपए का, ठीक है, कमाई 100 रुपए का। और जो कैपिटल से कमाई हुई है, कैपिटल, ठीक है, ये हुआ 200 रुपए का, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो खर्चा हुआ रेवेन्यू का, ठीक है, जिसमें सैलरी वैलरी देना है, अच्छा अगर रुक जा पहले सुन जा, ये हो गया 300 रुपए का। और जो कैपिटल खर्चा हुआ है वो मान लो हो गया है 250 रुपए का, ठीक है, 250 रुपए का। देख, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि बताओ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होता है, लाइक पब्लिक इनकम में, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा आता है या कैपिटल में? क्यों? रेवेन्यू वाले में हम क्यों कहते हैं कि हमें कम पैसा आता है? क्योंकि रेवेन्यू में गवर्नमेंट जो हमसे पैसा लेती है उसका हमें कुछ न कुछ सर्विस देती है, लेकिन कैपिटल वाले में हमें कोई सर्विस नहीं मिलता है, बल्कि गवर्नमेंट हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करती है और अपना फायदा कमाती है। ठीक है, तो बैंकों में जो हम पैसा रखते हैं गवर्नमेंट उसे इन्वेस्ट करती है अलग अलग चीजों को बनाने में, अलग अलग शेयर मार्केट में, ठीक है, और उससे ही वो पैसा बनता है, गवर्नमेंट को पैसा आता है। तो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आता है? कैपिटल इनकम से। लेकिन अगर वहीं हम खर्चे की बात करें, खर्चे, तो सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो जाता है? वो रेवेन्यू खर्चा हो जाता है, जो कंटिन्यू चलते रहता है, हर महीने सैलरी देनी ही देनी है। अगर ये लोन लिया है किसी से तो लोन का इंटरेस्ट हमें देना ही देना है। बात समझ में आई क्या? एक बार के लिए हम लोग ये जो अपना कैपिटल एक्सपेंस है इसको कम कर सकते हैं। जैसे पुल बनाना है, पुल में 10,000 करोड़ का खर्चा लग रहा है, हमने कहा हम इस साल पुल नहीं बनाएंगे, एक साल के लिए हमारा खर्चा रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक जाएगा। तो लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम इस महीने सैलरी नहीं देंगे, सब स्ट्राइक पे चला जाएगा, है ना? तो रेवेन्यू एक्सपेंस सबसे अधिक होता है, ठीक है। और कहेगा कि ये इनकम कौन सा होता है सबसे अधिक? तो कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंस सबसे कम होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस सबसे कम होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देख, मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल इनकम में मान लो 200 रुपए हुआ है और यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ है वो 300 रुपए हुआ है, ठीक है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। अब समझते हैं कि घाटा कैसे कैसे होगा। देख, जब कभी हम बात करेंगे रेवेन्यू घाटा की, ठीक है, देख घाटा कई प्रकार टाइप के होते हैं, मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। इसमें देख क्या करना है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो रेवेन्यू इनकम से, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस कर दो किससे? रेवेन्यू इनकम से। बात समझ में आई? हाँ, तो आरडी मैं लिख दू, रेवेन्यू डेफिसिट को आरडी लिख दू। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम, ठीक है, रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या करना है? बस कुछ नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू इनकम को घटा देना है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस में से रेवेन्यू इनकम को घटा देना है। तो अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा आरडी, देखो, रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंस हमारा कितना है? एक्सपेंस है 300 रुपया
और इनकम कितना है रेवेन्यू का, रेवेन्यू का इनकम है हमारा 100 रुपया, ठीक है। 300 माइनस 100 कितना रुपया आ जाएगा, 200 रुपया। यानी हमें राजस्व घाटा कितने का लगा, 200 रुपए का, ठीक है। राजस्व घाटा हमें 200 रुपए का। तो एक अगर कोई पूछेगा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बता देगी। ओके, दूसरा होता है कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट सीडी, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट इसको क्या कहते हैं, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा, मार दूंगा एक घाटा, ठीक है। कैपिटल डेफिसिट यानी सीडी लिख दूं, सीडी देख। कैपिटल डेफिसिट में क्या करेगी, सेम कैपिटल एक्सपेंस माइनस कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस कैपिटल इनकम, इनकम बता। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस 250 रुपया, ठीक है। और कैपिटल इनकम कितना है 200 रुपया, ठीक है। 200 200 तो मैं यहाँ लिख दू सीडी यानी कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल टू 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपया, 50 रुपया में क्या आ गया, सीडी कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट यानी देश को पूंजीगत घाटा लगा कितना 50 रुपए का, ठीक है। अब देख कभी कभी पूछ देता है, ये दोनों को अलग अलग न पूछ करके एक ही में मिक्स करके पूछेगा, कहेगा बताओ पब्लिक डेफिसिट कितना हुआ है, सार्वजनिक घाटा कितना हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पब्लिक डेफिसिट यानी सार्वजनिक घाटा, सार्वजनिक घाटा। तो देख सिंपल चीज क्या है, कुछ नहीं एकदम सीडी, पब्लिक डेफिसिट बराबर पब्लिक एक्सपेंस माइनस पब्लिक इनकम, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंस माइनस पब्लिक इनकम, ई फॉर एक्सपेंस आई फॉर इनकम। तो देख पब्लिक, अगर हम इसकी बात करें पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंस की, तो पब्लिक एक्सपेंस में तो दोनों आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है 300 रुपया, कैपिटल है 250 रुपया, तो दोनों को जोड़ कितना हो गया 300 प्लस 250, देख 550। तो मैं यहाँ लिख दू पब्लिक डेफिसिट बराबर पब्लिक इनकम में 300 रुपया प्लस 250 और माइनस पब्लिक इनकम की बात करूं, एक्सपेंस तो लिख दिया, इनकम तो इनकम में देखेंगे 100 और 200, ठीक है। 100 और 200 तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 200। तो देख पब्लिक डेफिसिट कितना हो जाएगा, पब्लिक डेफिसिट 550 माइनस 300, ठीक है 300। तो देख निकालेगी तो सिंपल कितना बचेगा 250 रुपया हमारा मिलेगा पब्लिक डेफिसिट, ठीक है। पब्लिक डेफिसिट इतना समझ में आया, 3 तरीके का ये डेफिसिट समझ में आया। ओके, अब हम लोग समझते हैं देश का घाटा, ठीक है। देश का घाटा को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी देश के कोष में कितना घाटा हुआ, फिस्कल को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कहते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा यानी देश के राज्य के कोष का घाटा, यानी देश में कितना घाटा लगा है, देश में कितना घाटा लगा है। तो देख
जब भी कभी हम बात करते हैं कि जैसे मैं पूछूंगा तेरे घर में कितना घाटा लगा, तो तू कहेगी मेरे घर की कमाई कितनी है और मेरे घर का खर्चा कितना है, उसको मैं अगर माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरे घर का घाटा। ठीक है, तो वैसे ही जब मैं देश के राजकोष की घाटा की बात करूंगा यानी फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट, तो एफडी लिख दूं चलेगा। ओके, फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा, देश का खर्चा कितना है, यानी कि देश का खर्चा यानी पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस देश का कमाई। ठीक है, देश का खुद का कमाई, जिसमें उसमें उसकी जनता का पैसा ना हो, यानी गवर्नमेंट की खुद की कमाई, गवर्नमेंट की खुद की कमाई। अब यहाँ समझने वाली बात है, देख यहाँ देख, यहाँ से तुझे समझ में आएगा। ठीक है, देख ये जो LIC का पैसा होता है, क्या ये गवर्नमेंट का पैसा है? SBI बैंक में रखा हुआ पैसा गवर्नमेंट का पैसा है? गवर्नमेंट से जो बॉन्ड हमने खरीदा है जनता ने, क्या वो जनता का मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा है? नहीं, यानी कि कैपिटल इनकम गवर्नमेंट का पैसा होता ही नहीं है। इस पैसे को गवर्नमेंट लौटाती है क्योंकि वो जनता का पैसा होता है। गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ कौन सा होता है? ये रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। तो बता, खर्चा तो दोनों गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो कि स्कूल कॉलेज बनवाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट मेट्रो चलवाएगी, ये गवर्नमेंट का खर्चा है। ठीक है, और गवर्नमेंट का इधर भी मतलब कैपिटल एक्सपेंस भी गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंस भी गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट कमाई सिर्फ कहाँ का, सिर्फ गवर्नमेंट की अगर कमाई की बात करूं तो रेवेन्यू इनकम, इसी पर गवर्नमेंट का अधिकार है, इस पर जनता का कोई अधिकार नहीं है, इस पैसे पर, रेवेन्यू इनकम पर। लेकिन कैपिटल इनकम पर जनता का अधिकार है, क्योंकि कैपिटल इनकम में आने वाला पैसा जनता का ही होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग फिस्कल डेफिसिट में इस कैपिटल इनकम को घटाएंगे? नहीं, हम सिर्फ किसको घटाएंगे? इस रेवेन्यू इनकम को, यानी पब्लिक एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम, माइनस रेवेन्यू इनकम। ठीक है, रेवेन्यू इनकम, ठीक है, रेवेन्यू इनकम। अब देख, अगर मैं कहूं कि बता बता ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें पब्लिक एक्सपेंस कितना आ जाएगा, तो पब्लिक एक्सपेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जोड़ दे, 300 प्लस 250, 300 प्लस 250 और माइनस क्या करना होगा, 100। ठीक है, माइनस 100, तो यहाँ पर 300 प्लस 250 माइनस 100, माइनस 100। इतना क्लियर है? ओके, यानी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना आ जाएगा, 550 माइनस 100, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा हमारा 450 रुपया। ठीक है, 450 रुपया, और ये 450 रुपया देश का घाटा हुआ। ठीक है, देश का घाटा हुआ, देश का घाटा हुआ। अब देख, एक डेफिसिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब उसको समझ, प्राइमरी डेफिसिट हिंदी में कहते हैं प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा। अब देख, प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है पहले समझ। देख, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट में अगर तू फिस्कल डेफिसिट में से, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में से लोन का इंटरेस्ट घटा दे, अभी समझाऊंगा ये क्यों मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को घटा दे तो तुझे मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। अब ध्यान से समझ, यहाँ पे देख, ये जो फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, इसमें तेरा पब्लिक एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इनकम है। अब इसमें देख, इस जो रेवेन्यू इनकम है, इस रेवेन्यू इनकम में देश ने जो कर्जा लिया था, लोन, लोन कहां से,
वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो भी इसमें शामिल था, ठीक है, वो भी इसमें शामिल था। और इस लोन पर हम लोग जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो हमारे पब्लिक एक्सपेंस में भी शामिल था, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंस में लोन का इंटरेस्ट शामिल रहेगा कि नहीं शामिल रहेगा? रहेगा। देख, मान लेते हैं कि ये 2013 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस। कांग्रेस ने 2013 में लिया $10 बिलियन, इससे वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक से $10 बिलियन लिया 2013 में, वो किसमें चला जाएगा? रेवेन्यू इनकम में, रेवेन्यू इनकम में। लेकिन इस पर हर साल $1 बिलियन, 1 बिलियन नहीं, 1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हर साल दिया जा रहा है, ठीक है। कांग्रेस ने 2013 में मान ले जनवरी में लिया, दिसंबर में $1 मिलियन दे दिया। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट बदल गई, आ गई बीजेपी गवर्नमेंट। अब बता, लिया था ये लोन, लिया था $10 बिलियन कांग्रेस ने, अब उसका इंटरेस्ट कौन चुका रहा है? बीजेपी, करंट गवर्नमेंट है। यानी अगर करंट गवर्नमेंट के टाइम तुम फिस्कल डेफिसिट देखोगे तो वो करंट गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट ने लोन लिया था, ठीक है, लोन लिया था, और इस लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, लोन तो लिया और रेवेन्यू में आ गया, लेकिन इस लोन का इंटरेस्ट पब्लिक एक्सपेंस में है, और ये इस समय की करंट गवर्नमेंट चुका रही है। यानी कि करंट गवर्नमेंट के टाइम जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि करंट गवर्नमेंट के टाइम देश में कितना घाटा लगा है, देश में कितना घाटा लगा है, तो इस लोन को हटा दो, क्योंकि ये लोन करंट गवर्नमेंट ने तो लिया नहीं है, ठीक है। ये लोन को जब हटा दोगे तो वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट करंट गवर्नमेंट के घाटे को बताती है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट करंट गवर्नमेंट के घाटे को नहीं बताती है। यानी फिस्कल डेफिसिट के लिए करंट गवर्नमेंट सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, पिछली गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अगर कोई कहेगा कि हमें करंट गवर्नमेंट का घाटा बताओ, जैसे मोदी गवर्नमेंट के टाइम में कितना घाटा लगा, तो उसके लिए कौन सा डेफिसिट निकालना पड़ेगा? प्राइमरी। और कहेगा कि अच्छा बताओ देश का ओवरऑल घाटा कितना लगा है? फिस्कल, ठीक है, फिस्कल। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मैं यहाँ दो चीजें लिख दूं, जैसे एक लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। देख, क्या फिस्कल डेफिसिट के लिए करंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है? करंट गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट के लिए होती है, करंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर हम भारत में फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया है। कितना है? 15 लाख करोड़, करोड़। ये होता है हमारे जीडीपी का लगभग 6 से 6.5% ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर वही प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है लगभग 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। जैसे हमारे जीडीपी का ये 3 से 3.5%, 3 से 3.5%
इतना क्लियर हुआ? ओके, तो घाटा कितने टाइप के हमने देख लिया? 5 टाइप का घाटा है, ठीक है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, पब्लिक डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये फिस्कल और प्राइमरी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इन सबको ध्यान में रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।